Hello, good morning students. I welcome you AVM online classes for English. How are you all? Dear students, I hope all you are fit and fine. Well, dear, up to here we have done 5 chapters. Chapter 1 from book Flamingo and 4 chapters from your book Vistas. Today we are going to do chapter number 2, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood by Anish Jung. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑथर के बारे में बात करें हम, अनीश जंग. शी इज़ एन इंडियन राइटर एंड शी वॉज बॉर्न इन 1964 इन राउरकेला. और उसका जो बचपन का समय है, जो एजुकेशन है, वो हैदराबाद में रही. हायर एजुकेशन के लिए शी आल्सो वेंट टू यूएसए. और उसके दोनों ही पेरेंट्स, मदर एंड फादर, राइटर्स थे. तो अनीश जंग जो है, जाहिर सी बात है, अपने पेरेंट्स से इंस्पायर होकर के उसने भी अपना करियर जो है एज ए राइटर स्टार्ट किया इंडिया में. और काफ़ी जो मेजर न्यूज़पेपर्स हैं इंडिया में भी और अब्रॉड भी जो है, वो उसमें उसने एज एन एडिटर और कॉलमनिस्ट के रूप में भी काम किया है. काफ़ी सारी बुक्स भी लिखी हुई हैं. और अगर उसकी फेमस बुक्स की हम बात करते हैं, अनवेलिंग इंडिया, नाइट ऑफ न्यू मून, सेवन सिस्टर्स, ब्रेकिंग द साइलेंस, इस तरह की बुक्स हैं. यहाँ ये जो हम स्टोरी पढ़ेंगे, लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये कंप्लीट बुक है, उसमें से लिया गया एक पार्ट है. इट्स ओनली एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. और ये लॉस्ट स्प्रिंग के आगे जो स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड जो एक्सप्लेनेशन है, इट एक्सप्लेन्स द टाइटल इटसेल्फ, कि इस टाइटल को एक्सप्लेन करती है कि ये स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग आखिर किसके बारे में है. स्प्रिंग, द बेस्ट सीजन एज वी ऑल नो. हम सभी जानते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ सीजन्स आर देयर, लेकिन उसमें से स्प्रिंग जो सीजन है उसे बेस्ट कंसिडर किया जाता है. एंड सिमिलरली लाइफ ऑफ वंस हैज़ डिफरेंट फेजेस, कि हमारे जीवन में भी जो है वो अलग अलग फेज हैं. उसमें जो चाइल्डहुड फेज है, उस फेज को बेस्ट कंसिडर किया जाता है. तो दैट्स वाई दिस वर्ड स्प्रिंग, इट इंडिकेट्स चाइल्डहुड फेज. लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट चाइल्डहुड, यानी कि जहां बचपन खो जाए, जहां बच्चों को उनका जो बचपना है उससे पूरी तरह से वंचित कर दिया जाए. यानी कि जो चीज़ें उन्हें अपने बचपन में जो चीज़ें मिलनी चाहिए, जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, जिस तरह से वो उसे एंजॉय करें, वो सारी चीज़ें उन्हें ना मिले. और ये पर्टिकुलरली किस सेक्शन में होता है, बात करते हैं हम जहां पॉवर्टी है, ग्राइंडिंग पॉवर्टी, कि ऐसी गरीबी की वो पीस करके रख देती है सभी चीज़ों को. तो यहाँ जो है ऑथर इस चैप्टर में कुछ इसी तरह के बच्चों की बात करती है, कि उन बच्चों को जो है पूरी तरह से जीवन में जो स्कूलिंग होनी चाहिए, जो उनकी लाइफ में एंटरटेनमेंट होना चाहिए, उन सारी चीज़ों से उन्हें जो है डिप्राइव कर दिया गया है. और इसका मेन रीज़न है पॉवर्टी, गरीबी. इस चैप्टर में 2 स्टोरीज हैं. टुडे वी विल डू पार्ट 1. फर्स्ट पार्ट में हम स्टोरी करेंगे, और इस स्टोरी का जो बैकग्राउंड है, दैट इज द चिल्ड्रन दोज हु आर एंगेज्ड इन द वर्क ऑफ रैग पिकिंग. कि जो गार्बेज वगैरह में बच्चे जो हैं कचरा वगैरह इकट्ठा करते हैं, कचरा वगैरह जो बीनते रहते हैं, उनसे रिलेटेड स्टोरी है. सीमापुरी, अ प्लेस इन दिल्ली, कि दिल्ली में एक सीमापुरी प्लेस है और वहाँ से रिलेटेड जो है ये कहानी है. एंड द स्टोरी बिगिंस विथ अ सेंटेंस कि समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज. कई बार मुझे जो है गार्बेज में 1 रुपी जो है, वो 1 रुपये का जो सिक्का है, नोट है, वो मुझे मिल जाता है. एंड दिस स्टेटमेंट हैज़ बीन मेड बाय द कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी,
who is a small boy and his name is Sahib. तो उसके इस जवाब को सुनकर के ऑथर जो है उससे क्वेश्चन करती है कि why do you do this, क्यों करते हो ये सब? I asked Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तो ये क्वेश्चन जो है ऑथर ने, लेखिका ने जो है साहिब से किया, जिससे वो अक्सर सुबह जो है मिलती है। वो उसके घर के पास में जो गार्बेज डंप्स हैं, जहाँ गार्बेज वगैरह को डंप किया जाता है, वो वहाँ आकर के स्क्राउंज करता है। स्क्राउंज करना, सर्च करना, स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड। एक और चीज़ का ध्यान देंगे आप इस चैप्टर में जो है गार्बेज के लिए और फॉर द सम वैल्यूएबल थिंग्स, कि जो चीज़ें उन्हें उस गार्बेज में से मिल जाएं और जिन चीज़ों को वो जो है सेल कर सकें, अपनी ज़रूरतों को, छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, अपनी जीविका चला सकें। यहाँ उसके लिए ऑथर ने वर्ड गोल्ड यूज़ किया है एज ए मेटाफर, कि मेटाफर के रूप में इस गोल्ड को यूज़ किया गया है यहाँ गार्बेज डंप्स में पड़ी हुई उन वैल्यूएबल चीज़ों के लिए जिन चीज़ों को वो ढूंढते हैं बेचने के लिए। तो साहिब जो है वो अपना घर काफ़ी लंबे समय पहले छोड़ चुका था, जो कि उसका घर कहाँ, ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में हुआ करता था। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, और ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा समय हो गया हो या अपने उस घर की यादों को वो जो है भूल गया हो, ऐसी बात नहीं है। और जैसा कि उस बच्चे ने लेखिका को बताया था कि काफ़ी तूफान वगैरह आते थे और जिसकी वजह से उनके खेत, घर जो है वो सारी चीज़ें बर्बाद हो गई थी। उसकी मदर जो है उसे अक्सर बताती है उस बच्चे को इस तरह की बातें, तो वो चीज़ें जो है उसने लेखिका को बताई थी, तो लेखिका इन बातों को जानती है। तो दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और यही कारण था कि वो अपने उन हरे भरे खेतों को छोड़ करके और बड़े शहर में आ गए, जहां वो गोल्ड के लिए, यानी कि अपने जीवन के स्तर को ऊपर उठाने के लिए कुछ पैसा उनके हाथों में आए। कि बड़े शहरों में जिस तरह का जो जीवन होता है, ये माना जाता है कि वहाँ जो है सभी का काम चल सकता है, और वो जो है इस तरह से एक बड़े शहर दिल्ली में जो है आ गए। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे, और यहाँ वहाँ देखते हुए, अपनी नज़रें चुराते हुए वो बच्चा बुदबुदाता है, हल्की आवाज़ में, धीमी आवाज़ में कहता है कि इसके अलावा मेरे पास करने के लिए और कुछ है भी नहीं। तो लेखिका जो है बिना बहुत ज़्यादा सोचे, आई से ग्लीबली गो टू स्कूल, वो ये विचार ही नहीं करती कि वो क्या कह रही है। कहती है स्कूल जाया करो, और तुरंत उसे इस बात का रियलाइजेशन होता है कि उसकी ये एडवाइस कितनी खोखली है। हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। तो लड़का जवाब देता है कि देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। कहता है मेरे पड़ोस में, मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है, और जब कभी कोई बनाएंगे, प्रशासन वाले जो अथॉरिटीज़ हैं और हैं, तो कहता है मैं चला जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। तो ऑथर जो है उस बच्चे के साथ मजाक सा करते हुए, मजाक वाले लहजे में कहती है, इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, कि अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट करूं तो क्या तुम आओगे? तो लड़का जो है ब्रॉडली स्माइल करते हुए कहता है यस, बिल्कुल, क्यों नहीं। और कुछ ही दिनों बाद, फ्यू डेज लेटर, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी। ये कुछ एक दिन बाद जो है लेखिका देखती है कि वो बच्चा भागते हुए उनकी तरफ आता है और आकर के पूछता है कि आपका स्कूल तैयार है? तो अब इस बात को लेकर के जो ऑथर है हमारी, शी फेल्ट एम्बर्स्ड एट हैविंग मेड ऑफ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट, यानी कि अपने आप को थोड़ी ही इस बात को लेकर के शर्मिंदगी महसूस करती है कि उसने एक इस तरह का प्रॉमिस जो है वो किया है, क्योंकि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो कोई स्कूल नहीं खोलने वाली थी, कोई स्कूल नहीं बनाने वाली थी। लेकिन उस समय उस बच्चे के सामने वो कह देती कि इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, स्कूल बनाने में, स्कूल बनने में समय लगता है, बहुत लंबा समय लगता है, इतनी जल्दी स्कूल नहीं बनता। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड, लेकिन जिस तरह का प्रॉमिस कहती है लेखिका कि मैंने किया है, इस तरह से न जाने उसकी उस अंधियारी जिंदगी में हर एक कॉर्नर में न जाने कितने सारे प्रॉमिसेस भरे पड़े होंगे। और ऐसा वो क्यों कहती है? क्योंकि जो इस तरह के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, जहाँ
उनके पेरेंट्स उन्हें फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते हैं, उन्हें चीज़ें मुहैया नहीं करवा सकते हैं, वहाँ अक्सर जो है बच्चों को झूठे प्रॉमिसेस करके जो है उन्हें बहलाने की कोशिश की जाती है कि ये चीज़ अब नहीं तो फिर दिलवा देंगे, ऐसा होगा तब ऐसा करेंगे, तब वैसा करेंगे। तो इसलिए वो कहती है कि promises like mine abound in every corner of his bleak world. After months of knowing him, I asked him his name, साहिब आलम। तो कहती काफ़ी महीनों की जान पहचान हो गई, उसके बाद एक दिन जो है ऑथर ने उस बच्चे से उसका नाम पूछा, तो उस बच्चे ने उसका नाम जो है वो बताया, साहिब आलम। ही अनाउंसेस ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स। वो अपने नाम का मीनिंग नहीं जानता है, अर्थ नहीं जानता है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट। कि अगर वो ये जानता होता कि उसके नाम का अर्थ है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का राजा, तो उसके लिए वास्तव में इस बात के ऊपर विश्वास करना बेहद मुश्किल भरा होता। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स। कि बिना अपने नाम के मतलब कि उसका नाम जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका क्या अर्थ है, वो अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, तो इन बच्चों को जो है लेखिका एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज कहती है, यानी कि एक उन बच्चों का झुंड जो नंगे पैर घूमते हैं, हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून। और बिल्कुल वो उन मॉर्निंग बर्ड्स की तरह से नजर आते हैं, जिस तरह से पक्षी जैसे ही सुबह होती है, सनराइज होता है, वो अपने अपने घोंसलों से निकल पड़ते हैं अपनी भूख मिटाने के लिए, अपनी रोटी का, अपने दाने का बंदोबस्त करने के लिए। बिल्कुल कुछ ऐसा ही इन बच्चों के साथ भी है। और जो दोपहर होते होते गायब हो जाते हैं, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, दिन चढ़ता है, ऑल दे डिसअपीयर। तो ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। तो ऑथर कहती है कि इतने महीनों से वो जो है उन्हें ऑब्जर्व कर रही है, देख रही है, नोटिस कर रही है, तो वो उन सबको अलग अलग पहचानने लगी है कि ये है, ये है, उन सबको वो अलग अलग जानती है। तो एक दिन लेखिका उनसे पूछती है कि वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? तो माई मदर डिडंट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली। तो वो बच्चा जो है जिससे पूछा गया वो जवाब देता है कि मेरी मदर जो है उन्हें शेल्फ से नीचे नहीं उतारती है, मेरी मदर उन्हें पहनने के लिए मुझे नहीं देती है। तो यहाँ देखिए कि उस बच्चे के पास वास्तव में वो इतना गरीब है कि उसके पास चप्पल्स नहीं है, फुटवियर्स नहीं है, लेकिन बजाय उस बात को यहाँ एक्सेप्ट करने के वो कहता है कि आप ऐसा ना समझे कि हमारे पास चप्पल नहीं है, चप्पल तो हैं, लेकिन मेरी मदर देती नहीं है पहनने के लिए। अलमारी में रखी हुई, अलमीरा के ऊपर रखी हुई हैं, वो शेल्फ के ऊपर हैं। Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. और एक दूसरा बच्चा कहता है अगर इसकी मदर इसे दे भी देगी तो ये पहनेगा नहीं, फेंक देगा उन्हें। और ये जो बच्चा कह रहा है इसने शूज पहने हुए हैं, लेकिन वो एक ही पेयर का हिस्सा नहीं है, वो मैचिंग नहीं है, यानी कि अलग पैर में अलग जूता है, दूसरे पैर में दूसरा जूता है। एंड व्हेन आई कमेंट ऑन इट, he shuffles his feet and says nothing. तो जब ऑथर उसके ऊपर कमेंट करती है तो वो अपने पैरों को शफल करते हुए, आगे पीछे करते हुए, एक दूसरे के पीछे करते हुए छुपाने की कोशिश करता है, कहता कुछ नहीं है। आई वॉन्ट शूज, सेज अ थर्ड बॉय हु हैज नेवर ऑन्ड ए पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ। फिर एक बच्चा जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी उसे एक जोड़ी जूते नसीब नहीं हुए हैं, वो कहता है मुझे जूते चाहिए, मुझे जूते अच्छे लगते हैं। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. तो लेखिका कहती है कि पूरे देश में और दूसरी जगह यहाँ वहाँ घूमते हुए मैंने जो है बच्चों को नंगे पैर चलते हुए देखा है, शहरों में, गाँव में, रोड्स के ऊपर। It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. और अगर उनसे पूछा जाए तो वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे की कमी है कि हम जूते नहीं खरीद सकते हैं, चप्पलें नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन नंगे पैर रहना हमारा ट्रेडिशन है, ये हमारा रिवाज है। ये उनकी एक कॉमन सी एक्सप्लेनेशन होती है। दूसरे को ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम नंगे पैर सिर्फ अपने रिवाज की वजह से रहते हैं। तो आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। तो लेखिका इस बात से कहती कि मैं हैरान होती हूँ इस बात को जान करके कि ये एक मात्र एक्सक्यूज है, एक बहाना है अपनी उस लगातार जो गरीबी में वो बने रहते हैं, जो गरीबी उन्हें हमेशा घेरे रहती है, उस चीज को एक्सप्लेन करने का या उस गरीबी को छुपाने का।
तो आई रिमेंबर अ स्टोरी ए मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी। तो लेखिका को एक कहानी याद आती है, एक व्यक्ति जो उदीपी से था उसने उसे सुनाई थी कि एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। कि जब वो एक यंग लड़का था तो वो एक टेम्पल के पास से गुजर करके अपने स्कूल जाया करता था, और उस टेम्पल में उसके फादर जो हैं वो प्रीस्ट थे, पुजारी थे, वहां पूजा पाठ करते थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज। तो वो थोड़ी देर के लिए वहां मंदिर में रुकता था और जो भी देवी देवता उस मंदिर में थे वो उनसे प्रार्थना करता था। किस चीज के लिए? एक पेयर ऑफ शूज की डिमांड थी उसकी, उस एक पेयर ऑफ शूज के लिए। 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. तो लेखिका कहती है कि मुझे जो है लगभग 30 साल बाद, जिस समय की बात उस बच्चे ने बताई, उसके बाद जो है उसको वहाँ उस टाउन को विजिट करने का मौका मिलता है, उस टेम्पल को भी विजिट करती है। और वो टेम्पल जो था, नाउ दैट वाज ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन, यानी कि जिसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए, वीरान सा हो जाए, इस तरह की स्थिति में वो था। तो इन द बैकयार्ड, उसके पीछे वाला जो हिस्सा है, पीछे जो आंगन सा खुली जो जगह होती है बैकयार्ड में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। तो वहाँ अब जो नया पुजारी रहता है, समय के साथ जो बदल गया होगा, तो वहाँ जो है रेड और वाइट प्लास्टिक चेयर्स हैं। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म वियरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड। तो एक यंग बच्चा जो है, लड़का जो है, वो जिसने स्कूल ग्रे यूनिफॉर्म डाली हुई है, शॉक्स हैं, शूज पहने हुए हैं, हाफते हुए आता है और अपने स्कूल बैग को जो है फोल्डिंग के ऊपर, जो बेड है उसके ऊपर फेंक देता है, और उस लड़के की तरफ देखते हुए, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज। तो लेखिका को उस लड़के की बताई हुई बातें याद आती हैं कि किस तरह से वो बच्चा जो है वहां उस मंदिर में गॉडेस को, देवी के सामने जो है प्रार्थना किया करता था, और फाइनली उसे एक पेयर ऑफ शूज मिल गए थे। यानी कि आज मंदिर का जो पुजारी है उसके बच्चे के पास शूज हैं, यानी कि वो इतना समर्थ है कि अपने बच्चे को स्कूल भेज सकता है, शूज दिलवा सकता है। लेट मी नेवर लूज देम, यानी कि उसके बाद वो जूते जब उसे मिल गए तो उसके बाद उसकी जो प्रार्थना थी वो किस में बदल गई कि मुझसे ये कभी भी लूज ना हो, कभी भी बिना जूतों के मैं ना रहूं। यानी कि एक जूते हैं, फट जाएं, पुराने हो जाएं तो नए मिल जाएं, यानी कि उसे जूतों के बिना ना रहना पड़े। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और जो देवी है उसने भी उसकी उस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ वॉर शूज। क्योंकि अब जो जवान बच्चे हैं, लड़के हैं, यहाँ तक कि पुजारी के भी जो हैं, तो वो अपने बच्चों को जो है जूते पहना सकता है, उन्हें जूते दिला सकता है कि उसका इतना स्टेटस है। But many others like the rag pickers in my neighborhood remain shoeless. तो लेखिका कहती है लेकिन अब भी मेरे पड़ोस में ऐसे रैग पिकर्स हैं। रैग पिकर्स ये जो कचरा वगैरह उठाते हैं, बीनते रहते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं, देखते हैं आप कि वो शूलेस हैं, अब भी बिना जूतों के हैं, उन्हें जूते नहीं मिलते हैं। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away फ्रॉम इट। तो लेखिका कहती है मेरी जो उन जान पहचान थी उन बेयरफुट रैग पिकर्स के साथ, वो मुझे सीमापुरी ले जाती है। सीमापुरी, प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। और ये जो लाइन है यहाँ आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे, माई एक्वेंटेंसेज विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। इसको छोड़ करके यहाँ से आगे, अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली जेट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। ए प्लेस से लेकर के मेटाफोरिकली जो है यहां तक आप इसको अंडरलाइन करेंगे। क्वेश्चंस कैन बी देयर ऑन द बेसिस ऑफ दिस। किसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन इट, व्हाट डज इट मीन, कि किस रेफरेंस में ये बात कही गई है, कैसे क्या कुछ है। यानी कि जो सीमापुरी जगह है ये दिल्ली की पेरीफेरी पर है। पेरीफेरी, आउटर एज, बाउंड्री, बाहर की जो जगह है, कि कहने के लिए तो ये दिल्ली का ही हिस्सा है। दिल्ली द नेशनल कैपिटल, और जब नेशनल कैपिटल की बात की जाती है तो इट मीन्स कि वी एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स, कि काफ़ी कुछ वहाँ डेवलपमेंट होगी, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, सब कुछ होगा। लेकिन
yet miles away from it metaphorically। लेकिन अगर इस सीमापुरी की बात की जाए तो उन सारी चीज़ों से ऐसा प्रतीत होता है वहां देख करके कि ये दिल्ली से मीलों दूर हो। Those who live here are squatters। Squatters रेफ्यूजी वगैरह जो दूसरी जगह से आकर के या इलीगल रूप से कहीं रहना शुरू कर देते हैं। तो जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो सारे के सारे बांग्लादेश से आए हैं 1971 में। साहिब का परिवार भी उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वॉज देन ए वाइल्डनेस, और सीमापुरी जो है उस समय एक उजाड़ जंगल वीरान जगह हुआ करती थी। इट स्टिल इज, अगर फैसिलिटीज के लिहाज से बात की जाए तो आज भी ये उसी तरह से पिछड़ी हुई जगह है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी। लेकिन सिर्फ फर्क क्या है कि आज ये खाली नहीं है, यानी यहाँ काफी सारे लोग रहते हैं। उस समय कोई रहता नहीं था, उजाड़ था। अब यहाँ लोग रहते हैं लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है। स्ट्रक्चर्स की बात की जाए तो किस तरह के उनके घर वगैरह बने हुए हैं, मड से बने हुए हैं, मिट्टी से बने हुए हैं, जिनके ऊपर विद रूफ्स ऑफ टीन एंड तारपुलिन, टीन वगैरह की, तारपुलिन ये जो पॉलीथीन वॉलीथीन या दूसरे तिरपाल वगैरह जो है वो डाल लेते हैं। डिवॉइड ऑफ सीवेज, कोई सीवेज वगैरह की व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज पानी वानी बहने के लिए, और रनिंग वाटर की, चलता हुआ पानी ऐसे ही जो है प्रॉपर तरीके से बहे, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। और लगभग यहाँ कितने 10,000 रैग पीकर्स रह रहे हैं। They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain। तो लेखिका बताती कि लोग जो हैं यहाँ 30 साल से भी ज्यादा समय हो गया है इनको, ये लोग यहाँ बिना किसी आइडेंटिटी के, बिना किसी पहचान के रह रही हैं। कोई परमिशन नहीं है, इट मीन्स कि इलीगल है इनका यहाँ रहना। लेकिन इन लोगों के पास राशन कार्ड्स हैं, और वो भी किस लिए, ताकि राशन कार्ड होने से इनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाए। और ये चीज़ें हम भी समझते हैं कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो ऐसा क्यों करवाते हैं, क्यों इस तरह के लोगों के जो है वोटर कार्ड बनवाते हैं, क्यों उनके राशन कार्ड्स बनाए जाते हैं। और ये राशन कार्ड है तो इसकी वजह से ये लोग जो हैं, जो ग्रेन वगैरह है, जो अनाज वगैरह खाने के लिए चाहिए, वो सस्ते दामों पे वो चीज़ें ये खरीद सकते हैं। लेकिन पॉलिटिशियंस ने, लीडर्स ने अपने बेनिफिट के लिए इन लोगों के राशन कार्ड्स बनवा दिए हैं, लेकिन ये लोग इलीगल ही रह रहे हैं। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, कि जो फूड है वो कहीं ज्यादा जरूरी है एक आइडेंटिटी से, एक पहचान से। यानी कि देखिए बड़ी मतलब बेसिक सी बात की गई है ऑथर के द्वारा यहाँ, कि किसी भी व्यक्ति को जीवित रहने के लिए जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है भोजन की। यानी कि जब पेट भरा हुआ होगा तभी व्यक्ति किसी आइडेंटिटी के बारे में, किसी अपने दूसरे एम्बिशन के बारे में, कुछ और पहचान के बारे में सोचेगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ और कर लूँ, कुछ ऐसा हो। तो यानी कि ये जो गरीब लोग हैं ये अपने उस भोजन तक ही सीमित हैं कि इनको भोजन मिल जाए वही काफ़ी है। किसी आइडेंटिटी की, किसी आइडेंटिटी कार्ड की ज़रूरत नहीं है इन लोगों को, अलग से किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। एंड इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers। यानी कि जब लेखिका ने महिलाओं के ग्रुप से जो है, जिन्होंने काफ़ी कटी फटी हालत में पुराने से जो वस्त्र पहने हुए हैं, साड़ी वगैरह पहनी हुई हैं, उनसे पूछती है कि क्यों अपने उन हरे भरे सुंदर खेतों को, ज़मीन को छोड़ करके यहाँ आ गए हैं। तो वो बताती हैं कि अगर दिन का अंत में हमारे परिवार के मेंबर भरपेट खा करके सो जाएं, यानी कि वो खाली पेट ना हो, उनके पेट भूख की वजह से दर्द ना कर रहे हों, तो ये कहीं ज़्यादा बेटर है वहाँ उन खेतों में रहने के बजाय, उन हरी भरी हरियाली जहाँ जो उनके खेतों में थी उसकी बजाय। क्योंकि जो उन्हें कोई अनाज नहीं देते थे, जो तूफान हैं, जो बाढ़ हैं, वो उन्हें नष्ट कर देते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ हम कहीं ज़्यादा खुश हैं, कहीं ज़्यादा ठीक हैं। तो इसके बाद जो है आगे, वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकेम ट्रांजिट होम्स। और जहाँ कहीं भी उन्हें ये लगे कि यहाँ हमें भोजन की व्यवस्था हो सकती है, यहाँ हमारा गुजारा हो जाएगा, वो लोग वहीं अपने टेंट्स लगा लेते हैं और अपने ट्रांजिट होम्स बना लेते हैं, टेम्पररी घर बना लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। और जो बच्चे हैं वो भी उन्हीं के साथ वहीं बड़े होते हैं और उनके सर्वाइवल में पार्टनर्स बन जाते हैं। सर्वाइवल में पार्टनर्स यानी कि माँ बाप का
पेरेंट्स का जो संघर्ष है अपने जीवन को लेकर के, 2 वक्त की रोटी को लेकर के, वो बच्चे भी उसमें हाथ बटाने लगते हैं, वो भी उस संघर्ष का एक हिस्सा बन जाते हैं और उसी तरह की परिस्थितियों में अपने पेरेंट्स को देखते हुए बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, इसे भी अंडरलाइन करेंगे, सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। और सीमापुरी में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए सर्वाइवल का एक ही माध्यम है, एक ही मीन है, दैट इज रैग पिकिंग। सिर्फ कूड़ा करकट बीनना, इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है उन लोगों के पास। थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट। और इतने सालों के दौरान ये भी जो काम है रैग पिकिंग वाला, इसने एक फाइन आर्ट का रूप ले लिया है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई भी उठा चला और अपना पॉली बैग, अपना कैरी बैग वगैरह लेकर के कि उसमें डाल करके जो है वो कुछ ना कुछ ले ही आएगा। यानी कि ये भी अपने आप में एक फाइन आर्ट हो गया, एक कला हो गई है कि जो काम बहुत ही बारीकी से और तरीके से ही किया जा सकता है। यानी कि सभी को कुछ ना कुछ मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। यानी कि अगर हम अपनी डेली लाइफ में बात करते हैं तो हम अक्सर जो है इस तरह के छोटे बच्चों को या कई बार और बड़ों को भी यहाँ वहाँ गार्बेज डंप्स में जब घूमते हुए देखते हैं तो कई बार वो स्टिक के ऊपर कोई मैग्नेट वैग्नेट लगा करके उसमें से घुमा रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं कोई लोहे की चीज़ है, आयरन की चीज़ें हैं, कोई नेल्स है और कोई छोटा मोटा टुकड़ा वो उसके साथ लग जाए, मिल जाए उन्हें और उसको वो बेच करके अपना काम चला सके। तो यानी कि इस तरह से इन चीज़ों ने भी एक फाइन आर्ट का रूप ले लिया है। गार्बेज टू दैम इज गोल्ड, इसको भी अंडरलाइन करेंगे आप। फिर वही बात कि ऑथर ने गार्बेज को गोल्ड मेटाफर के रूप में कहा है, मेटाफर यूज किया गया है, क्योंकि जिस तरह से देखिए जो गोल्ड होता है दैट इज वी ऑल नो कि ये प्रीशियस मेटल है और एज ए ज्वेलरी यूज किया जाता है, एज ए इमरजेंसी फंड भी यूज किया जाता है कि जब कभी जो है कोई मुसीबत का समय हो और हो तो उस समय ये गोल्ड जो है ये हमारी हेल्प करें। हमारे पास जब और कैश नहीं है और चीज़ें नहीं हैं तो वो गोल्ड ही हमारे लिए जीवन में हमें सपोर्ट करे। तो कुछ ऐसा ही जो है इन लोगों के लिए वो गार्बेज ही गोल्ड है, उससे बढ़ करके कुछ नहीं है, क्योंकि इनकी जो 2 वक्त की रोटी चलती है उस गार्बेज से ही चलती है, उस गार्बेज की वजह से ही इनके सिर के ऊपर छत है, इन्हें इनका जीवन यापन हो पा रहा है। इट इज देयर डेली ब्रेड, उनकी रोजमर्रा की रोटी है। एक रूफ ओवर देयर हेड्स, सिर के ऊपर छत है, इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, भले ही वो एक टपकती हुई छत हो, यानी कि जो बारिश में टपकती है वो अपने आप में वो पॉलीथीन की, वो टीन की, तारपुलिन की पूरी तरह से वो ना हो, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर। लेकिन अगर एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये उनके लिए इससे भी बढ़कर के है, इससे भी कुछ ज्यादा है। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee notes, साहिब says, his eyes lighting up। और साहिब जब ये बात ऑथर को बताता है कि उसे कभी 1 रुपया और कभी 10 रुपये तक का भी नोट जो है पड़ा हुआ मिल जाता है गार्बेज में, तो उस समय उसकी आंखें जो हैं चमक रही हैं, उनमें एक अलग ही तरह की चमक नजर आती है। एंड वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग फॉर देयर इन होप ऑफ फाइंडिंग मोर। तो लेखिका कहती है अगर तुम्हें उसमें मान लो कोई सिल्वर कॉइन मिल जाए या कोई और ज़्यादा इस तरह की कोई वैल्यूएबल चीज़ मिल जाए ऑफ हीप ऑफ गार्बेज में, तो फिर तो तुम उसको पूरी तरह से छाने बिना, पूरी तरह से स्क्राउंज किए बिना छोड़ोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें उम्मीद होगी कि उसमें कुछ ना कुछ और भी मिलेगा। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। और ऐसा लगता है कि जो गार्बेज है वो बच्चों के लिए एक अलग मायने रखता है उनके पेरेंट्स से। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट्स अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। कि बच्चों के लिए जो गार्बेज हीप्स है वो क्या है, इट्स रैप्ड इन वंडर, कि कुछ इस तरह की चीज है कि जिसके अंदर उनको कुछ हैरान कर देने वाली चीजें छुपी पड़ी हैं। और जबकि जो एल्डर्स हैं, जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए वो सिर्फ और सिर्फ उनके सर्वाइवल का एक माध्यम है, अपना गुजारा करने का एक जरिया है। और इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, यहाँ ऐसा क्यों कहा गया है कि चिल्ड्रन के लिए दैट इज रैप्ड इन वंडर, कि कई बार क्या होता है कि भले ही उसमें कई बार उन्हें कुछ इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं जो चीज़ें नो डाउट कि वो उस चीज़ को सेल नहीं कर सकते हैं, उन्हें पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, कई बार हम जिन चीज़ों को बेकार समझ करके, यूजलेस समझ करके यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, लेकिन बच्चे उन चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं, रख लेते हैं अपने पास, वो उन्हीं चीज़ों से खेलने लगते हैं, उन्हें वो चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती हैं,
किसी तरह से अपना खेल बना लेते हैं। तो इसी तरह से यहाँ इन बच्चों के लिए भी इसी तरह से जो है वो चीज़ें क्यूरियोसिटी का कारण है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं दे आर क्यूरियस बाय नेचर। भले ही वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी तरह से हो, अल्टीमेटली बच्चा तो बच्चा है। इसके बाद एक विंटर मॉर्निंग में ऑथर जो है, हमारी जो लेखिका है अनीश जंग, वो देखती है साहिब को स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, कि लेखिका के पड़ोस में एक क्लब है और वहाँ उसकी फेंसिंग के पास जो है साहिब खड़ा हुआ है। एंड ही वॉज वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, कि दो यंग मैन, युवा जो हैं जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, टेनिस खेल रहे हैं, उन बच्चों को वो देख रहा है, उन युवाओं को वो देख रहा है। ही हम्स आई लाइक द गेम, धीमी सी आवाज़ में कहता है कि मुझे खेल पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, लेकिन वो वहाँ उस फेंसिंग के पीछे खड़े होकर के और वहाँ देखने मात्र में ही वो संतुष्ट है इस बात को लेकर के। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स। फिर वो स्वीकार करता है इस बात को कि जब अंदर कोई नहीं होता है, वहाँ आसपास कोई नहीं होता है, तो वो अंदर चला जाता है, कि वो अंदर चला जाता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, कि जो गेट कीपर है वो मुझे झूलने देता है। तो यानी कोई वहाँ जो गेट के ऊपर रहा होगा, चौकीदार, गेट कीपर, तो काइंड हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होगा, जो उस बच्चे को जो है अंदर वो झूला वगैरह थोड़ी देर झूलने देता है, उसको यूज़ करने देता है कि बेटा झूल ले, कोई बात नहीं। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, someone gave them to me, he says in the manner of an explanation, कि जो साहेब है उसने भी टेनिस शूज़ पहने हुए हैं और उसकी जो डिस्कलर्ड शर्ट है, बेरंगी सी जो शर्ट है, शॉर्ट पहने हुए हैं, उसके ऊपर बड़े अजीब से लगते हैं, काफ़ी स्ट्रेंज से नज़र आ रहे हैं वो, यानी कि सारी चीज़ों की मैचिंग नहीं है, सीधी सी जो बात कही जा सकती है। तो एक एक्सप्लेनेशन से मैनर में, कि मतलब मानो उस लेखिका को जो है ये बता रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि किसी ने ये मुझे दिए हैं। और वास्तव में फैक्ट क्या था कि दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, कि वो किसी अमीर लड़के के डिस्कार्डेड शूज थे जो उसने पहनने से मना कर दिया होगा, क्योंकि उन शूज में एक होल था, उस बच्चे ने वो फेंक दिए होंगे, रिजेक्ट कर दिए होंगे और वो साहिब को मिल गए। फॉर वन हु हैज वॉक बेयर फुट इवन शूज विद ए होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, लेकिन जो बच्चा नंगे पैर चला है उसके लिए भले ही उस जूते में छेद था, फटा हुआ था वो जूता, किसी सपने के पूरा होने से कम नहीं था। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जिस खेल को वो इतने ध्यान से, इतना मग्न होकर के देख रहा था, इतना इंटेंटली देख रहा था, वो खेल उसकी पहुंच से बाहर था, यानी वो उस खेल को चाहते हुए भी कभी नहीं खेल सकता था। इसके बाद फिर सीन चेंज है, किसी और मॉर्निंग की बात है। कुछ समय के बाद साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, कि साहिब अपने मिल्क बूथ के रास्ते पर है, अपने मिल्क बूथ पर जा रहा है। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, उसने अपने हाथ में एक स्टील कैनिस्टर लिया हुआ है, स्टील की जो बड़ी कैटली वगैरह या बड़ा इस तरह का जो बर्तन होता है वो चीज़ उसने ली हुई है। वो बताता है आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, कि मैं रोड के वहाँ दूर दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वहाँ मैं एक टी स्टॉल के ऊपर काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, और वो ऑथर को इन्फॉर्म करता है, उसे बताता है कि मुझे 800 रुपये दिए जाते हैं और मेरा सारा खाना, यानी कि 2 वक्त का खाना भी दिया जाता है। तो ऑथर उससे पूछती है डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे वो जॉब पसंद है। उसके चेहरे की तरफ देखती है, लेखिका देखती है कि दैट ही हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, कि उस बच्चे के चेहरे के ऊपर जो एक केयर फ्री लुक था, एक जो लापरवाही सी, एक बच्चे के किसी काम को लेकर के जो टेंशन फ्री जो उसका लुक जो नज़र आता है कि किसी बात की कोई परवाह नहीं, अपनी मर्जी का मालिक है, उस तरह का वो लुक गायब था, वो चेहरे के ऊपर वो बात नज़र नहीं आ रही थी। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग
he would carry so lightly over his shoulder। और ये जो स्टील कैनिस्टर है ये काफी भारी जान पड़ता है उसके उस प्लास्टिक बैग के कंपैरिजन में जो वो अपने कंधे के ऊपर लटका करके घुमा करता था। और ऐसा क्यों? द बैग वॉज हिज, कि वो जो बैग था, वो जो प्लास्टिक बैग था वो उसका अपना था, वो खुद मालिक था उसका। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। लेकिन ये जो कैनिस्टर है ये उस टी शॉप के ऑनर का है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। साहिब अब अपना खुद का मालिक नहीं रहा। इट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, दैट इज ऑफ ए रैग पिकर। मेन कैरेक्टर इन दिस पार्ट साहिब। और आखिरी में जाकर के जहां जो ऑथर बात करती है कि ये जो है साहिब अब अपना मालिक नहीं रहा, इसे दूसरे के अधीन काम करना पड़ता है, उसके समय के अनुसार उसकी डांटें भी सुननी पड़ती होंगी, वो जिस तरह से चाहता होगा वैसे काम करना पड़ता होगा। पहले वो जो रैग पीकर था वो उसका अपना काम था, किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, जैसे उसको अच्छा लगता था वैसे काम करता था। एक जो मस्त मौला उसके चेहरे के ऊपर जो लुक होता था वो गायब हो गया है। इसको करने के साथ आप यहां नीचे ये आपके पास क्वेश्चंस दिए गए हैं, थिंक एज यू रीड। अब तक जो आपने फर्स्ट पार्ट पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये 3 क्वेश्चन आप करेंगे। इनकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी, मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, सारी चीजें बताऊंगा आपको, ठीक है। जहां भी कोई इसी तरह की कोई प्रॉब्लम लगे, दिक्कत लगे, आप पूछ लें, कॉल कर सकते हैं, मैसेज करके पूछ लें, आप सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी। इसके साथ में एक आपको हेल्प बुक लेने के लिए कहा गया है, फुल मार्क्स। और वो क्यों जरूरी है, क्यों कंपलसरी है? फॉर ऑल। ये चीजें हमने जब हमारी 10 दिन क्लास लगी थी, इवन एट दैट टाइम आई हैव टोल्ड यू कि बोर्ड क्लास है, यहां हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस चाहिए और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम हर चैप्टर के साथ 40-50 क्वेश्चन लिख लेंगे। तो वहां नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए आपको चाहिए, क्योंकि मेन काम आपका चैप्टर पढ़ने से चलेगा। आपके पास क्वेश्चंस होंगे तो एटलीस्ट दोज हु आर कैपेबल ऑफ राइटिंग देमसेल्व्स, वो अपना ऑन द बेसिस ऑफ दैट चैप्टर दे कैन राइट। जो कैपेबल नहीं है वो वहां से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं आपके 5, 6, 10 क्वेश्चन जो हैं कि उनके बेसिस पर ही हमारा सारा काम चल जाएगा। तो इसलिए जिन्होंने नहीं ली है वो बुक परचेज कर लें। अब तक भी जो पीछे चैप्टर हो चुके हैं, अगर उनको लेकर के भी किसी तरह की प्रॉब्लम है, कोई आपको समरी चाहिए, कुछ और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, आपको और तरीके से समझाया जाए, कोई क्वेश्चंस को लेकर के क्वेरी है, आप मुझे बताएं और वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी, आपको बताई जाएंगी। इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और आपकी ऑल्टरनेट डेज क्लासेस चलेंगी इंग्लिश की, क्योंकि अगर हम रोज़ करेंगे तो फिर एक चैप्टर जो, ये मानिए आप एक दिन में या 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, तो विद इन 2 वीक जो हैं आपकी सारी की सारी बुक्स कंप्लीट हो जाएंगी। काम भले ही कम करें, क्वालिटी वर्क करें, साथ की साथ पढ़ें। अब जो नेक्स्ट पार्ट आपको बताया गया है इसकी प्री रीडिंग आप करके रखें। डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स लगते हैं आपको, उनके मीनिंग आप लिख करके रखें और बुक में लिखें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि रिवीजन के समय में भी हमें बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, टेक्स्ट ही आपको रिवाइज करना होगा। अकेले क्वेश्चन आंसर रिवाइज करने से बात नहीं बनेगी। क्वेश्चंस कितने ही बने एक चैप्टर में, स्टोरी वही रहेगी, टेक्स्ट वही रहेगा, आपके आंसर लिखने का तरीका थोड़ा हा इधर उधर हो जाता है अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। इसके अलावा और कुछ ऐसा नहीं है। वेल, उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी आपकी किसी तरह की कोई क्वेरी है, यू आर फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।